वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल वन लाइन अप्रोच स्टडी और नोवेस्ट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। और बोर्ड की परीक्षाओं में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। और यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल के रेड कलर बटन को आप प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर हम किसी भी टॉपिक से, साइंस से, इंग्लिश से या मैथ से या अदर सब्जेक्ट से अगर लाते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं ये कहाँ पर पाया जाता है और इसकी संरचना क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये नाभिक अम्ल, नाभिक अम्ल ये पाया जाता है। लेकिन नाभिक अम्ल कहाँ पर होता है? तो नाभिक अम्ल ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक में ही नाभिक अम्ल होता है। केंद्रक में ही क्या होता है? नाभिक अम्ल होता है। केंद्रक में ही क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, जिसे क्रोमेटिन थ्रेड कहा जाता है, ये भी होते हैं। तो उन्हीं क्रोमेटिन थ्रेड के ऊपर डीएनए पाया जाता है। इसके बाद होता है आरएनए। आरएनए क्या होता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है और आरएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए जो हमारा होता है ये केंद्रक में पाया जाता है, जो गुणसूत्र होते हैं उन पर पाया जाता है। बट ये जो आरएनए होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, या कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी लगा होता है, यहाँ भी पाया जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, जिससे इसे पढ़ने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जीवधारियों का शरीर जो होता है, जो एनिमल्स की बॉडी होती है, वो किससे बनी होती है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक यौगिकों से शरीर बना होता है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये हमारे बॉडी का कितना 75% भाग जो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और इसको ग्रीक भाषा में प्रोटीन का अगर हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे, ग्रीक भाषा में इसे प्रोटीन कहा जाता है, बट हिंदी में इसे प्राथमिक पदार्थ कहा जाता है, प्राइमरी सब्सटेंस कहा जाता है। और इसका नामकरण सबसे पहले प्रोटीन का नामकरण मुल्डर नामक वैज्ञानिक थे, 1838 में इसे दिया था। तो प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? ये अमीनो अम्ल का एक बहुलक होता है, पॉलीमर्स होता है। और ये पॉलीमर्स जो होता है अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमारे शरीर में एनिमल्स के शरीर में मिला के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 20 प्रकार शरीर में हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल के द्वारा ही क्या होता है? हमारी इकाई झिल्ली का भी निर्माण होता है। जो यूनिट मेम्ब्रेन्स होती है उनका भी निर्माण होता है। उसी में जैसे एंजाइम्स हैं और सह एंजाइम्स हैं, या हार्मोन्स हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इनके द्वारा ये एक्टिविटीज उसमें होती रहती है। तो आइए पढ़ते हैं हम जीव विज्ञान में नाभिक अम्ल। नाभिक अम्ल में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए को सबसे पहले पस सेल होता है, उसमें माइसर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में माइसर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा था, डीएनए को देखा था। लेकिन अल्टमान ने उसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। अल्टमान वैज्ञानिक ने उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा था। और ये डीएनए जो होता है, डीएनए बहुत प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और ये हमारा न्यूक्लियोटाइड से होता है, यही निर्माण करता है किसका? डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। तो इसमें
हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले इसका जो प्रतिरूप मॉडल दिया था, किसने दिया था डीएनए का? सर्वप्रथम जो है वाटसन एवं क्रिक 1953 में जो है इन्होंने इसका प्रतिरूप मॉडल, संरचना प्रतिरूप डीएनए का जो है प्रस्तुत किया था। और इनको जो है 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो उन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये लाखों हजारों एक जटिल जो ये प्रोटीन्स होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें लाखों हजारों लाखों जो प्रतिरूप होते हैं ये जुड़े होते हैं। और इसमें न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनए में, ये 3 अणु से मिलकर बनता है। 3 अणु में जैसे इसमें होता है पहला डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है, इसमें नाइट्रोजन समाक्षार भी होते हैं, इसमें प्यूरिन क्षार होता है, पिरीमिडीन क्षार होता है। प्यूरिन क्षार जो होता है ये एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और पिरीमिडीन क्षार जो होता है थायमिन होता है, साइटोसिन होता है। इसमें तीसरा जो होता है, तीसरा अणु जो होता है फास्फोरिक अम्ल होता है। तो इस तरह तरीके से इन्होंने बताया था कि इतने प्रकार के इसमें जो है अणु सम्मिलित होते हैं। उन्होंने बताया था जो ये वाटसन क्रिक ने जो प्रस्तुत किया था मॉडल, तो मॉडल में बताया था कि ये आपस में द्विगुणन होता है। द्विगुणन 2 प्रकार का जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है आपस में क्या होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और उसमें जो इसमें देखेंगे ये जो द्विगुणित श्रृंखला होती है, जटिल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, जो ये जटिल कार्बनिक अणुओं से जुड़ी होती है, ये किस प्रकार से प्रतिक्रमण में जुड़ी होती है, कितना इसमें बीच में दूरी होती है। जैसे कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनके बीच की जो दूरियां होती हैं 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20। अगर इसका मिडिल से हम इसका डिवाइड कर दें तो इतना जो आधा भाग होगा ये 10 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। और इसमें जो ये डंडों की दूरियां जो हैं, जैसे कि एडेनिन से थायमिन जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और इसके बाद जो है ये इसमें जो है इसमें देखिए जो एडेनिन होता है ये थायमिन से जो है थायमिन से जो है ये अटैच होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। लेकिन ये ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा होता है। और ये थायमिन जो होता है ये एडेनिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और इसमें जो साइटोसिन होता है ये ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये जो श्रृंखलाएं इस प्रकार से चलती हैं। और इसमें जो ये बेस जो डंडों की दूरी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के ये 10 डंडों की दूरी जो होती है कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। बट जो है अगर एक डंडे की दूरी अगर बेस निकालेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसमें जो 10 डंडों की दूरी होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन एक डंडे की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका पूरा जो दो प्रतिरूप है इसकी बीच की दूरी जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, इसके आधे की दूरी जो होती है 10 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो अणुओं के बारे में बताया था कि इनसे जो है किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए में हमने बताया है इसमें जैसे कि पहला है डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, और नाइट्रोजन समाक्षार में प्यूरिन समाक्षार में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और पिरीमिडीन समाक्षार में थायमिन होता है, साइटोसिन होता है। इसमें फास्फोरिक अम्ल भी होता है। फास्फोरिक अम्ल जैसे कि ये किनारे किनारे देखिए फास्फोरिक अम्ल है, और बीच में जो है ये जो शर्करा ये 4 प्रकार की शर्करा होती है। 4 प्रकार के क्या होते हैं? फास्फोरिक अम्ल होते हैं। और इसमें जो है जैसे कि एडेनिन थायमिन से है, इसके बाद ग्वानिन साइटोसिन से है, थायमिन एडेनिन से है, साइटोसिन ग्वानिन से, इस प्रकार से अटैच रहते हैं। और इसमें जो ये फास्फोरिक अम्ल होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से किनारे किनारे अटैच रहते हैं। तो डीएनए का एक अणु में अगर एक अणु की हम संरचना निकालेंगे तो इस प्रकार से इसमें अटैच रहता है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
और इसमें देखो इम्पोर्टेंस का महत्व क्या होता है, डीएनए का महत्व क्या होता है। इसका महत्व क्या होता है, क्योंकि ये जो है स्वद्विगुणन के कारण जो है इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब ये अनिश्चित नहीं होती है, निश्चित बनी रहती है। और इसमें जो लक्षण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही लक्षण जो है परिलक्षित होते रहते हैं। और ये डीएनए क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण भी कर देता है। संश्लेषण मतलब ये प्रोत्साहित करता है डीएनए आरएनए को बनाने के लिए डीएनए ही प्रोत्साहित करता है। और ये जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन भी करते हैं। तो डीएनए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो आशा करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल के रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।